नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी चले विदेश, मिलेगा बड़ा निवेश। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा विदेश के भ्रमण पर जाने वाले हैं। मिले जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे और अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधि मंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था और एमओयू साइन हुए थे। इन एमओयू से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर यहां आने की तैयारी में लगी हुई है। विपक्ष ने इन्वेस्टर समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर विदेश के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी 15 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधि मंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर क्षेत्र में निवेशक निवेश के लिए आ रहे हैं। सरकार ने राज्य में बड़ा निवेश आए, इसके लिए सरकार ने कई सकारात्मक निर्णय लिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राज्य का माहौल ऐसा नहीं है कि राज्य में कोई निवेशक आए। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। बड़ा कड़वा रहा है और मैकेंजी जैसे ग्रुपों को यहाँ लाने का फ़ायदा क्या, अगर जाना ही है और कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी कोशिशों को कहीं नकार नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है, राज्य के हित में अगर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कितना इन्वेस्टमेंट आया। खाली एमओयू करने से, वो भी उन कंपनियों से जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही हैं और गाजियाबाद में, उनसे लंदन ले जाके एमओयू क्यों हो रहा है? आखिर विदेश की धरती से ही क्यों? और आप जब लेके आए तो उससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने राज्य को क्या इसलिए तैयार कर दिया है इस चीज़ के लिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें।
आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आपकी सड़कों की हालात कैसी है। ये हालात इस प्रदेश के हैं। डेंगू यहाँ हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अंकिता से लेके हमारे बिपिन रावत की मृत्यु से लेके अनेकों मामले, पुरौला की घटना, हेट स्पीचेस, दुनिया भर की चीज़ें इस राज्य में हो रही हैं। कौन कंपनी ऐसी होगी जो अपना पैसा यहाँ लगाएगा। आपने कितने स्किल्ड वर्कर्स लगाए हैं। और दूसरा, आप जाएं अमेरिका भी जाएं, आप इंग्लैंड भी जाएं, आप दुबई भी जाएं, लेकिन ये तो बताएं हजूर कि नारायण दत्त तिवारी जी की मेहनत से, अन्य मुख्यमंत्री की मेहनत से जो सिडकुल में कंपनीज आई थी, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसमें से जो वाइंड अप करके वापस चले गए वो क्यों गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां 19,500 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इन MOU से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर यहां जाने की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश भ्रमण से पहले शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किए हैं कि दरअसल ब्रिटेन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दे साझा किए थे। राज्य सरकार का प्रवासियों से लगातार समन्वय कायम रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने अप्रवासी सेल गठन करने का भी सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर त्वरित फैसला लेते हुए इसके गठन के आदेश दिए थे। जो यहाँ के निवासी हैं, वो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारियों को भी रखा है, ताकि ज़रूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके, कोई ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी यह सेल काम करेगी और उसके जो अनुभव कहें या राज्य में उनका, राज्य के विकास में उनका योगदान किस तरीके से ले सकते हैं, उसको लेकर के काम करेगी। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब दूसरी बार फिर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी दुबई और अबू धाबी जा रहे हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि यहां से भी बड़े निवेश के MOU साइन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो MOU साइन होंगे वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं, और क्या सरकार का इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं और एक बार फिर उनका विदेश दौरा है अबू धाबी में और कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में निवेश आ पाए, इसको लेकर प्रयासरत है। विपक्ष पहले भी जब वो गए थे निवेश के लिए, उस वक्त भी बहुत लगातार सवाल उठा रहा था। अभी भी विपक्ष द्वारा तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और चूंकि पिछला, अगर हम त्रिवेंद्र रावत सरकार की बात करें तो उस वक्त भी चूंकि इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, ज़्यादा निवेश नहीं आया, धरातल पर क्या हुआ उस निवेश का, इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश रस्तोगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शुरुआत मैं करना चाहूँगी संजीव वर्मा जी आपसे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विदेश दौरा है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में निवेश आ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा MOU साइन हो, लोगों को रोज़गार मिले, इस इरादे से मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं।
विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पिछले विदेश दौरे को लेकर भी खड़े किए थे। त्रिवेंद्र रावत सरकार को लेकर जो इन्वेस्टर समिट हुई थी और धरातल पर क्या हुआ, उसको लेकर अविश्वास की स्थिति जो है वो विपक्षी दलों में नजर आ रही है। सबसे पहले इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यशी जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत तेजी के साथ विकास की नई गाथा लिखने जा रहे हैं, जहां उनका विजन 2025 जो 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, यहाँ पर भरपूर रोजगार की साधन हम लोग डेवलप कर पाए। जिस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में इस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए की केंद्र शासित योजना परियोजना हमारे प्रदेश में चल रही हैं, जहां अभी विगत 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि उत्तराखंड इस सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का होगा, और वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से 4200 करोड़ रुपए की अभी योजना परियोजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए की, नई नई सौगातें देने का उन्होंने काम किया। एक तरह से हमारी आर्थिकी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर ये सब चीजें साबित होने वाली हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश उत्तराखंड में लाने का जो एक उनका लक्ष्य है, उसकी और बहुत तेजी के साथ वो कदम बढ़ा रहे हैं। और जितने भी हमारे उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनका उत्तराखंड के प्रति एक विशेष लगाव देखने को मिल रहा है। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि यहाँ की शांत फिजाएं, यहाँ की मौसम, यहाँ की जलवायु और यहाँ का जो एक वातावरण। और सबसे बड़ी चीज क्या है, युवा मुख्यमंत्री जिनका एक स्पष्ट विजन है, जो सिंगल विंडो के माध्यम से जिन्होंने अपनी जो भी नीतियां हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उसमें काफ़ी तरह से लचीलापन नीतियों में किया है, ताकि जो भी उद्यमी आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक ऐसा वातावरण उत्तराखंड में बनाया जा रहा है कि ताकि यहाँ पर सभी लोग आएँ, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा था, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दुबई की, अबू धाबी की यात्रा पे जाने वाले हैं, उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आने वाला है। किंतु एक तरफ तो हुआ कि हम विकास की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार विकास की तरफ बहुत तेजी के साथ कदम ताल कर रही है, कदम आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो लगातार उत्तराखंड को बदनाम करने का काम कर रही है, यहाँ पर भय, भ्रम और झूठ बोलकर पूरा एक नकारात्मक वातावरण उत्तराखंड के प्रति जो डेवलप करने का काम कर रही है, मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। वे सदा से ही उत्तराखंड विरोधी रहे हैं। देखिए, इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करते हैं। यशी जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी जिनका आरंभ से ही एक ये रहा है कि उनके जो स्वर्गीय एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, और वो लोग लगातार इसी उस पे काम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने राजनीति से ऊपर उठते हुए कि उत्तराखंड का हमको उत्तराखंड के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में एक लगाव वाली जो स्थिति थी, हमने विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया, 1000 करोड़ का पैकेज देने का काम किया। इस पर राय ले लेते हैं, इसके बाद
आगे आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बातें करने का। इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को चलिए भी ठीक छीनने है का काम संजीव किया, जी रुकिए औद्योगिक जरा। पैकेज को भी छीनने का काम किया। संजीव तो जी कांग्रेस इन्होंने की जो क्या किया उस पर मानसिकता हम है, आगे पूरी बातचीत तरह से करेंगे, स्पष्ट हो जाती है। हम आगे बातचीत करेंगे इस पर। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए, हेमा भंडारी जी भी जुड़ चुकी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। हेमा जी आपका भी स्वागत। राजेश जी क्या कहना चाहते हैं, अबू धाबी दुबई दौरा और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने का लक्ष्य? अभी मैं संजीव जी को सुन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा है, टीवी में भी चल रहा है और आज हमारी डिबेट भी हो रही है। पहले भी मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पे गए हैं और अभी अभी संजीव जी बता ही रहे हैं आपके सामने, मोदी जी ने 4200 करोड़ दिए हैं और काफी काम दिल्ली सरकार से आया है और काफी काम मुख्यमंत्री जी विदेश से ला रहे हैं। और जो विदेश मंत्री जी के दौरे हैं मैं उनका स्वागत भी करता हूं और भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना भी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा सफल हो और हमारे राज्य में बड़ा भारी निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जिस तरीके की बात कहने की उनकी भाषा थी इस चैनल के ऊपर, हजारों आदमी इसको देखते हैं, लाखों आदमी इसको देखेंगे, एकदम से टीका टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर करने लगे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा काम है, मुख्यमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा संजीव जी ये भी बता देते कि क्या उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का कोई प्रयास किया है या कोई उन्होंने रणनीति बनाई है, या जो हमारे शिक्षकों की भर्ती होनी है या संजीव जी मैं आऊंगी इसके बाद, 4th क्लास के स्तर के कर्मचारियों की भर्ती होनी है, या SC और ST OBC के जो हमारे सरकार में सरकारी पद खाली हैं उनको भरने का भी क्या विदेश से कोई मैसेज लाना है या पैसा लाना है, उस पर भी बता देते तो बहुत अच्छा होता, जनता सुन लेती। चुनाव का समय है, अब दौरे ही दौरे हैं और देखो कितने कारगर होते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके दौरे की सफलता की कामना करती है। इस पहाड़ के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, पहाड़ के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जितने भी दौरे हो रहे हैं, अभी तक जो हमारी 4 धाम यात्रा की सड़क योजना है चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम बदला है, बड़ा पैसा लगाया है, वो भी पूरी हो, लोग देखें, धरातल पे उतरे। अभी जो हमारा ट्रेनों का है आवागमन के साधन बनेंगे, क्योंकि निवेश होगा तो निवेश का मतलब ये तो नहीं है कि हरिद्वार, रुड़की और रामनगर और हल्द्वानी में, पंतनगर में निवेश होगा। निवेश का मतलब तो ये है कि मैदान से लेकर के पहाड़ तक, खास करके उन गांवों में जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, वहां तक भी रोजगार की, स्वाभिमान की, सम्मान की, पैसे की किरण पहुंचे, इस तरीके का वातावरण होना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अच्छा होगा यदि वो अपनी सरकार की भी बताएं कि हमारे जो सरकारी पद खाली हैं उनको कब भरेंगे, उत्तराखंड के युवाओं को सरकार की नौकरियों में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजेश जी देखिए, फिलहाल हम निवेश पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितना निवेश वो लेकर आएंगे, और देखिए निवेश आएगा तो कितना, क्या इनका विजन है। हम आज कोशिश करते हैं कि हम इस पर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को क्या मिलेगा। भाई पीसी थपलियाल जी, जब इससे पहले भी चैनल में इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी के इंग्लैंड के दौरे के बारे में डिस्कशन हुआ है, और हमने ये देखा है कि किन किन कंपनियों से उन्होंने अप्रोच की इंग्लैंड में, लंदन में जाके। इवन जो कंपनी यहाँ थी रोपवे की कंपनी, और जिसका ऑलरेडी यहाँ गाजियाबाद, आपने कहा था कि मुझे याद है आपने कहा था कि गाजियाबाद की कंपनी थी, उसमें सिंगापुर में जाके वहां पर साइन किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस समय कहा था कि अडानी जी को 6 रोपवे का ठेका मिला हुआ है और उसकी कंपनी के लिए भेजा गया था, क्योंकि हमारे देश इतना सक्षम है कि आज हम क्या क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान की धरती पर। और लेकिन हमारा मुख्यमंत्री दीपक तले अंधेरा करके यहाँ के मानव संसाधन को न देखते हुए पहले अंग्रेजों के देश में और इस्लामिक देशों में, और इन दोनों देशों के लोगों को हमारे आगे गिराते हैं कि अंग्रेजों को हम मटिया मेट कर देंगे, उनके जो सस्पेंड बनाए हुए हैं, और इस्लाम देश के तो उसके ऊपर तो चुनाव जीतते हैं। अब ये जा रहे हैं रियल एस्टेट के मामले में। मैं समझ गया था मैडम, जब ये इंग्लैंड के दौरे पे गए थे
तो उस समय इन्होंने बोला था कि सेकंड दौरा हमारा सिंगापुर इधर होगा, लेकिन अभी उनको मालूम है कि जनता को तो अब मतलब ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनता को विश्वास ही हट चुका है कि इनकी उछल कूद से परेशान हो चुके हैं। अब वो भूल गए जनता कि इन्होंने कहा था कि मैं सिंगापुर इधर जाऊंगा, ईस्ट वर्ल्ड में जाऊंगा, ये जा रहे हैं। मैं उस समय मेरे दिमाग में आ गया था कि इनका दौरा तो यूएई साइड में होना चाहिए, क्योंकि वहां हमारे अजीत डोभाल जी के बेटे का वहां के जो राजकुमार हैं सुल्तान, उनके बेटों के साथ बहुत भारी बदतक बिजनेस है। अब उन्होंने कहा कि बेटा इधर आ जाओ, क्यों? क्योंकि मैं तुमको कुछ दिलाने का प्रयास करूंगा। अब रियल एस्टेट थपलियाल जी, आपको शायद देरी से पता चला, लेकिन शायद मैंने ही आपको डिबेट में ये बात बताई थी कि इस दौरे के बाद उनका अबू धाबी और दुबई का दौरा है। दुबई का दौरा, ठीक है। अब ये रियल एस्टेट के लिए जा रहे हैं। और दुबई जो है, दुबई रियल एस्टेट में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है, जो उत्तराखंड में बन ही नहीं सकती। मैंने पहले भी बोला था, उत्तराखंड की इवन देहरादून में 8 माले से ऊपर नहीं बनती। मतलब अगर कहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जाता दुबई और यूएई, तो हम बोलते यस, रियल एस्टेट के लिए वो बड़ी कंपनियों को ला रहा है। ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, बहुत बड़ा मजाक। और जो आज शेल खोला गया है एनआरएस के लिए, तो मेरा मतलब है इनको भूतपूर्व सैनिकों के लिए शेल नहीं खोलना, उनको उपनल के माध्यम से 8,000 10,000 का चपरासी बना के रखना है। और उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, उसकी जरूरत नहीं है इनको। इनको उन मुस्लिम कंट्री के लोगों की जरूरत है, सुल्तानों की, उनके अनुभव की जरूरत है। इनको अंग्रेजों के अनुभव की जरूरत है, इनको उत्तराखंडी भारतीय लोगों के अनुभव की जरूरत है ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं, इस देवभूमि के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा। ये इस समय जिस तरह से वो अबू धाबी में जाने का कोई मतलब है, जो जहां हमारा मानव संसाधन, उन लोगों को तो हमारी जरूरत है। पूरा आधा भारत वहां नौकरी कर रहा है मैडम, दुबई में आधा भारत नौकरी कर रहा है। उन लोगों को हमारी जरूरत है और हमारे मुख्यमंत्री को उनकी जरूरत है। कितना हास्यास्पद है ये हिंदुस्तान। थपलियाल जी, इसका जवाब मैं लूंगी और इसके बाद आगे इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, निश्चित तौर पे हर कोई चाहता है कि उत्तराखंड में निवेश आए और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अब जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, 16-17 तारीख को अबू धाबी में उद्यमियों से मिलने जा रहे हैं और निवेश की बात कर रहे हैं कि राज्य में निवेश होगा। लंदन में भी 19,500 करोड़ का एम साइन हुआ था, पर धरातल पर कितना निवेश आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सरकार का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जल जंगल जमीन, उसका कोई अहित ना हो, इसका भी सरकार को ही ध्यान रखना है। और क्या बोलते हैं, इससे पहले भी जो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं और जिसका असर धरातल पर नजर नहीं आता है। क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश के वो है ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो घोषणा मंत्री बन के रह गए ना, उन्हीं की तर्ज पे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी घोषणा मंत्री बन के रह जाएं और धरातल पे कुछ काम ना हो। क्योंकि हमारे जो एक चीज तो सीखी है, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रधानमंत्री जी से एक चीज तो सीखी है कि धरातल पर काम भले ही ना हो, पर घोषणाएं, अब बिल्कुल घोषणाओं से जो है, घोषणाएं लगातार होनी चाहिए, रुझाने वाली घोषणाएं होनी चाहिए, जनता को लुभाने वाली घोषणाएं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब किसी भी राज्य में जाते हैं तो बड़ी बड़ी करोड़ों की योजनाओं की घोषणा करके जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव कहीं नजर नहीं आता है। और अभी भी जागेश्वर धाम की यात्रा में भी 4200 करोड़ का जो है उन्होंने घोषणा करी है। और ऐसे में एक डर का माहौल पैदा होता है कि कहीं ये घोषणाएं बन के न रह जाएं। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि जो है ये मुख्यमंत्री जी जाएं और निवेश लेके आए और धरातल पर उतारें। क्योंकि इससे पहले भी
इससे पहले भी वो एमओयू साइन हुए थे, तो उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। पूरा उसके बारे में जो है हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोलते नहीं कि पहले भी एमओयू साइन करके आए थे, और उसमें इससे पहले भी डिबेट में मैंने बताया था कि जो यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो उनमें ताले लगने, कुछ में ताले लग चुके हैं और कुछ ताले लगने की कगार में है। उत्तराखंड में पहाड़ों से लगातार पलायन की स्थिति बनी हुई है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। और जहाँ ये हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बता भी रहे हैं, हमारे यूकेडी के प्रवक्ता, कि जहाँ साइन कराने जा रहे हैं वहां तो आधे से ज्यादा उत्तराखंड के लोग, हमारे देश के लोग वहां पर हैं, और हम वहां से उद्यमियों को लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, मुख्यमंत्री जी और कितनी घोषणाएं करते हैं और क्या क्या लेकर आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धामी चले विदेश, मिलेगा बड़ा निवेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, दुबई जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है कि आखिर दुबई क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का काम वहाँ पर ज़्यादा होता है और उत्तराखंड में हमें भी पता है कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनाई जा सकती। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो उत्तराखंड में अब नहीं हो वही बेहतर है। यशी जी, देखिए संजीव जी, यशी जी देखिए, उत्तराखंड में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक मेडिकल टूरिज्म और तमाम अलग अलग एजुकेशन हब उत्तराखंड है। और हमारे जो एग्रो बेस जो कंपनीज हैं, एनर्जी सेक्टर है और तमाम मेडिसिटी, फार्मासिटी, इनकी बहुत पर्याप्त संभावनाएं हैं। और मैं सोचता हूँ इन सारे सेक्टर्स में और हर क्षेत्र में जो बाहर का उद्यमी है, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, वो उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहा है और यह उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की ओर इंगित भी करता है। और उत्तराखंड को मैं सोचता हूँ लाखों की संख्या में जो हमारा पब्लिक सेक्टर से जो रोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध होने वाले हैं, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का एक बहुत सुनहरा भविष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं वो मैं सोचता हूँ पूरी तरह से सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। वहीं पर आप कांग्रेस पार्टी जो लगातार एक इस प्रकार का वातावरण बनाने में लगी है कि उत्तराखंड में माहौल अनुकूल नहीं है, जबकि पूरी तरह से अनुकूल माहौल उत्तराखंड में इस समय निवेश के प्रति भी है। अभी मेरे मित्र कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि सरकारी नौकरी में आपने क्या किया, तो श्रीमान जी अभी जो आपकी सरकारों के समय पर जो यहाँ पर जंगल राज चल रहा था, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता था, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जो नकल माफियाओं को आप लोगों ने संरक्षण दे रखा था, उस तमाम नकल माफियाओं को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी पहल के रूप में जो उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया, जिससे 50 से अधिक माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। और युवाओं के अंदर एक ऐसा वातावरण डेवलप हुआ है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है कि अब हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम परीक्षाएं देंगे और जो भी हमारी मेहनत है वो फलीभूत होगी। और उसी के परिणाम स्वरूप अभी तक 11,000 सरकारी नौकरियों में हम लोग नियुक्ति युवाओं को दे चुके हैं। 14,000 नियुक्तियां पाइपलाइन में हैं और मैं सोचता हूं अगले एक वर्ष में 14,000 नियुक्तियां अपने युवाओं को हम लोग दे देंगे। और यह भी एक सबसे बड़ा मैं सोचता हूं विपक्ष का देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, विपक्ष का ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर रोजगार लगाते भी हैं या मतलब फैक्ट्रियां लगती हैं या जो भी, यहाँ के लोगों को रोजगार ना देके आप दिल्ली से लोगों को बुला बुला कर रोजगार देंगे। यहाँ की जनता अभी भी 10 की 10 8,000 7,000 रुपए में काम करेगी। मंशा नहीं साफ है क्योंकि यशी जी हाँ, इसके बाद राजेश जी आते हैं। यशी जी देखिए, हमारी मंशा पूरी
जैसे जी हमारी मंशा पूरी तरह साफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आपने जो ये बात करी, मैं उसी के संदर्भ में एक फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहता हूँ। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं की एक बड़ी पहल के रूप में उन्होंने एक बड़ी पहल करी थी कि स्थानीय युवाओं को 70 से 80% जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें 70 से 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, और वो अपने इस प्रयास में सफल हुए। तो ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी है। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि उत्तराखंड का युवा उसको रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े, और पलायन की समस्या का एक संपूर्ण निदान वो चाहते हैं। इसी करके वो पूरे देश से विदेश से जितने भी हमारे निवेशक हैं उनको यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं आपको जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी वो हैं, उसमें हम लोग छूट देंगे, और आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं राजेश होगी जी और आपको एक जवाब देंगे। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है राजेश जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे मैं सोचता हूँ मैक्सिमम रोजगार अनम्यूट करके राजेश जी अपनी बात को पूरा करें आप। जी हाँ अनम्यूट है, करिए बात बोलिए। मैं अभी भाई साहब संजीव जी बोल रहे थे कुछ, तो मैं कहना चाहूंगा पिछले 7 साल से तो हमारी सरकार ही नहीं है, 10 साल से दिल्ली में नहीं है, 7 साल से यहाँ नहीं है, तो एक कांग्रेस को क्यों उठाना देते हैं? ये जितने भी नकलबाज थे, कोई मुख्यमंत्री के रिश्तेदार थे, कोई मंत्री के रिश्तेदार थे, कोई संघ के कार्य पदाधिकारी थे, कोई बीजेपी के पदाधिकारी थे, बदनाम हमको करते हैं, गलत काम खुद करते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहनी चाहूंगा, उपनल के कर्मचारियों को राज्य सरकार में मर्ज किए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने एक आदेश किया। उपनल में या तो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, या मेरे पहाड़ के गरीब बच्चे हैं, सीमावर्ती जनपदों के बच्चे हैं जो उपनल के थ्रू लगे हुए हैं। जब आपकी मंशा युवाओं को रोजगार देने की है तो आपको माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मानना चाहिए। आप तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए, कहां से रोजगार मिलेगा? आप उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार ना मिले, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो, और विदेश की धरती पर भीख मांगने जाते हो कि हमको पैसा दो, हम उद्योग लगाएंगे। एनडी तिवारी जी ने राजेश जी मुझे ये देखिए बाकी आपत्ति है आपकी बात पे। बाकी सब कुछ भीख मांगना क्या होता है? शर्म रुक जाइए संजीव जी मुझे यहाँ क्यों बैठाया गया है? संजीव जी लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे संजीव जी, आज भारत का जो स्वाभिमान बढ़ा है माननीय मोदी जी की सरकार में, आपको देखना चाहिए आज भारत की क्या स्थिति है, कल भारत की क्या स्थिति है। संजीव जी आपको शर्म आनी चाहिए। संजीव जी कैन यू प्लीज मांगा करते थे याचक, आप संजीव जी याचक की भूमिका में आप लोग खड़ा संजीव जी दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टॉकिंग। प्लीज संजीव जी रुक जाइए जरा। जब आपको पता है कि मैं वहां पर उनको इंटरप्ट कर रही हूँ, देन व्हाई आर यू इंटरप्टिंग हिम? वेट अ मिनट राजेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति की मंशा इतनी साफ है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि नहीं हम उत्तराखंड के विकास के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं, बाहर जाकर हम निवेशक लेके आएंगे जो उत्तराखंड में निवेश कर सकें, तो ये पहली बात तो भीख मांगना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये उत्तराखंड के भले के लिए अगर बात की जा रही है तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, वो इसे पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? क्यों आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं? शंका है, शंका मैं यही तो बता रहा था। जब उपनल के कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने आदेश कर दिया कि सरकार इनको मर्ज करे, तो उनको नौकरी दे सरकार परमानेंट। कोर्ट क्यों गई? हाई कोर्ट के आदेश का स्टे क्यों कराया? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप युवाओं को जिनको सरकारी रोजगार मिलना है, कोर्ट का आदेश है, उसको तो दे नहीं रहे हो और विदेश में भाग रहे हो। क्या करोगे वहां से? फिर ये भीख मांग करके पैसा ला करके लगाने का। जब मेरे पहाड़ के फिर वही वाली बात कर रहे हो। अभी आपको मना किया, फिर भीख मांगने की बात कर रहे हो। एक मिनट सुनिए, फिर भीख मांगने की बात कर रहे हो। अरे भैया पैदाइशी भिखारी तो आप हैं, पैदाइशी भिखारी आप हैं।
शर्म करो बोलते हुए। चैनल का मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था जो पुलिस का पुराना ग्रेड पे है, जब दोबारा सरकार बनेगी 4600 रुपए का मैं 2 महीने के अंदर बहाल करूंगा। अब मुकर गए, झूठ बोल गए। पूरी दुनिया देख रही है, पूरे पुलिस के महकमे के देख रहे हैं, ये संजीव जी भी देख रहे हैं, नहीं करा। ठीक है, पीसी तपलियाल जी विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना। पीसी तपलियाल जी, यहाँ पर देखिए आप सब कुछ सुन रहे हैं और ये जो अपना पॉइंट यार संजीव जी ने भी रखा, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही भरोसा करने में तो आपका भी कुछ नहीं जा रहा है, और आप नहीं भी भरोसा करेंगे तो भी जो काम है वो तो हो ही रहा है। इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी और एक बार अगर आप पूरा विपक्ष एक बार पॉजिटिविटी के साथ अगर इस चीज को स्वीकारे तो मुझे लगता है थोड़ा उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैडम, मैं सरकार जितने पैनल में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत नजदीक से सरकार के अंदर देख रहा हूं, उन्होंने नहीं देखा। मैं परसों ही सिडकुल के अध्यक्ष के कारनामे देखा। सिडकुल के अध्यक्ष जो है बाल नोच रहा है क्योंकि जमीन नहीं मिल रही है। मैं जिन लोगों को बोला था मैं उनको जानता हूं, वो लोग इकट्ठा किए जमीन सिडकुल के लिए, क्योंकि आजकल सरकार एक्वायर करती है तो एक लैंड एक्विजिशन एक्ट में 3 गुना 4 गुना जो रेट देना पड़ता है उससे सरकार बच रही है। इसलिए प्राइवेट प्लेयर को बोल रही कि तुम हरिद्वार में वहां तुम खरीदो जमीन को। अब वो जब खरीद कर लाए शेड्यूल के चेयरमैन के पास, वो नाटक मैंने देखा है, मैं इस चैनल में नहीं बोल सकता। मैं वो देखा हूं कि यहाँ पे किस तरह से आईडीपीएल के लोगों को फेंका जा रहा है। वो जानता हूं कि आईडीपीएल किसके लिए खाली किया जा रहा है, वो मैं जानता हूं। मैं अभी लिख के दे सकता हूं कि आईडीपीएल की बेशकिस्मती जो जमीन है वो किसके लिए खाली की जा रही है। मैं जानता हूं कि पहाड़ में चोपता जैसा मिनी स्विट्जरलैंड को किसके लिए खाली किया जा रहा है, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं मेरे पहाड़ को किस तरह से ऊंचा जा रहा है, वो मैं जानता हूं। इसलिए ये जो प्ले करता है ना चोपता की महिलाओं ने बद्रीनाथ केदारनाथ को पुकारा है कि पूरा है हमारा, इसलिए हमारे रोजगार उजाड़े चोपता में। मैडम, चोपता में क्यों कि वो धन्ना सेठों के लिए ये जमीन देना चाहता है, इसकी मजबूरी है। कुर्सी में रहना, धिक्कारो इसकी कुर्सी को, क्योंकि कुर्सी में बैठने के लिए उनको खुश करना चाहता है जिनके लिए ऑर्डर मिला है कि इनको जमीन प्रोवाइड करो, इनके में लगवाओ, इनके वेलनेस सेंटर खोलो, इनके स्कूल खोलो। उसकी मजबूरी है और वो मेरे पहाड़ को बेच रहा है। क्यों मैं देख रहा हूँ मैडम। संजीव जी जवाब दीजिए, पहाड़ को बेचने की कोशिश की जा रही है जैसा कि थपलियाल जी कह रहे थे। हाँ जी जवाब दीजिए, उसके बाद हेमा जी आपके पास आती हूँ मैं। यस जी यशी जी, बहुत बड़ी दिक्कत इस बात की है, बड़ी दिक्कत इस बात की है जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रो बेस कुछ भी हो, एक तरह से फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगाने की बात हो, चाहे फल पट्टी विकसित करने की बात हो, उसमें भी इन लोगों को आपत्ति हो जाती है। उसमें भी ये लोग कहते हैं संजीव जी पहले तो अपने अधिकारियों को देहरादून से उठा के जरा पर्वतीय स्थलों पर लेकर तो जाइए। आप नहीं देखिए संजीव जी, इस बात को आप स्वीकार करें अन्यथा ना करें, सच्चाई यही है कि आपका एक भी अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र जाना नहीं जाता, सबके सब देहरादून में बसे पड़े हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पर्वतीय स्थानों को लेकर आप भले ही उनको लाख कह दें कि हम उन्हें विकसित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पर्वतीय स्थान जो है वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। मैदानी क्षेत्र से पानी जो 20 रुपए की बोतल है वो ऊपर चढ़ते चढ़ते 80-90 रुपए की बिकना शुरू हो जाती है। यशी जी देखिए, एनजीटी का जो थोड़ी सी एक एनजीटी का जो एक तरह से उसको हम क्या कहें कि उसकी जो मापदंड के आधार पर जो उद्योग हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में लगा सकते हैं वही हम वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। उन्हीं उद्योगों के लिए हम वहाँ पे परमिट कर सकते हैं, परमिट करेंगे भी और हम कर रहे हैं। जैसे आईटी क्षेत्र हो गया, ऑर्चिड हो गया, हमारी फल पट्टी होगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, एनर्जी सेक्टर हो गया और तमाम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हम लोगों का पूरा ध्यान है, जिससे वहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय हमारे कामगार हैं,
और स्थानीय युवा हैं। और साथ ही साथ इस तरह इस समय जो होम स्टे की जो एक बड़ी योजना हमारी सरकार के द्वारा जो लाई गई है, मैं सोचता हूँ पलायन को रोकने की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और उससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन और वर्जन है कि आप जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए, तो होम स्टे इसमें बहुत हद तक कारगर सिद्ध हो रहा है। जहां आदमी अपने घर पर रहकर ही रोजगार भी उसका रोजगार का सृजन कर रहा है, साथ साथ अब 5-7-10 लोगों को, स्थानीय लोगों को साथ में वहां पर रोजगार दे रहा है। और क्योंकि टूरिज्म स्टेट है हमारा, तो टूरिज्म की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अभी यशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने हमारा वन आच्छादित क्षेत्र है, हमारी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी स्कीम लाई जा रही है, जिसमें 1257 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसका जो पूरा रख रखाव, पूरा जो उसका संचालन, वो वहीं के जो आसपास का जो स्थानीय जितने लोग हैं वही लोग करेंगे। और उसमें केवल 10% राजस्व उसका आपको सरकार को देना है। बाकी 90% के जो भी उससे कमाई होगी, जो भी उससे आमदनी होगी, वो 90% वहाँ जो कमेटी बनेगी स्थानीय लोगों की, उनको दिया जाएगा। इससे कम से कम 2 लाख लोगों को इससे बड़ा रोजगार मिलने वाला है, जिससे जो पलायन की एक बड़ी समस्या है, उस पलायन की समस्या से हम पूरी तरह से निजात पाने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसको हम बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी सरकार का मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट है। हेमा भंडारी जी, जी एक तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा, किसी का बैकग्राउंड चल रहा है, वो थोड़ा बंद करवा दीजिएगा। राजेश जी का माइक जरा म्यूट करिए प्लीज, बाकी सभी के माइक म्यूट कर दीजिए। ये जो है यशी जी, जिस तरह की बातें संजीव भाई यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं कि रटाई बातें और हमारी सरकार ये, लेकिन इन्होंने अभी जो है थपलियाल जी ने जो पीड़ा बताई, उनके अंदर जो पीड़ा है, जो हमारे उत्तराखंड गठन में जो शहीद हुए, उनके शहीदों की पीड़ा, आंदोलनकारियों की पीड़ा, आज हमारा पहाड़ जिस तरह से विकास के नाम पर जल जंगल जमीन को नोचा जा रहा है, और उसके बावजूद भी सिर्फ फायदा पूंजीपतियों को हो रहा है ना। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये जवाब नहीं दिया कि जो 465 जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया है कि उस पर ताले क्यों लग रहे हैं। और लगातार देखिए हमारे उत्तराखंड में हमारा उत्तराखंड राज्य से ही विद्युत उत्पादन होता है, और उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से बिजली के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और रही बात रोजगार की, तो कहाँ 70% दिल्ली का ध्यान करिए, देने की बात जो दिल्ली में संजीव जी, दिल्ली नहीं, आज मैं दिल्ली नहीं, प्लीज नहीं, दिल्ली पे नहीं, आज मैं हरिद्वार की बात करूं, सिटकुल में तो मतलब अधिकतर लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ से पहाड़ों के जो युवक हैं वो बाहर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्यों नहीं उन लोगों को रोजगार यहाँ दिया गया, उनको क्यों पलायन के लिए सख्त भू कानून नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं। और आज जो स्थिति ये हो गई है कि बिना उनका ID वाईडी लिए हुए उनको नौकरी दे दी जाती है। और आज जो ये अपराध बढ़ गए हैं हमारी देवभूमि में, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये यही कारण है कि हमारे युवक युवतियां यहाँ ना करके पलायन कर चुके हैं, और बाहर से लोग यहाँ पर बिना ID उनकी उसके जो है उनको नौकरियां मिल जाती हैं। और अभी जवाब तो मुझे लगता नहीं है कि भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे संजीव भाई ने एक किसी की बात का भी कोई जवाब दिया हो। उन्होंने तो सिर्फ गुणगान करने शुरू कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। जो बात पूछी जा रही है उसका कोई सीधे सीधे जवाब देने को तैयार नहीं है। काम कर रहे हैं तो गुणगान भी करेंगे ना, हो रही है, काम कर रहे हैं तो गुणगान कर रहे हैं। जमीन कहाँ लेंगे, आपकी तरह गप्पाजी नहीं करते, आप लोगों की तरह गप्पाजी नहीं करते, काम करते हैं। जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, ठीक है। हेमा भंडारी जी, इसका जवाब अभी हम लेते हैं जरा संजीव जी से। संजीव जी होल्ड ऑन, जवाब आपसे ही लेंगे। विकास को डिलीवर कर रहे हैं। हाँ ठीक है संजीव जी, रुकिएगा जरा। पीसी थपलियाल जी, देखिए मैडम, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि फल पट्टी, इनको पता है कि फल पट्टी हमारी कितनी
राज्य बनने से पहले। इनको पता, जब नाम बता दें, मैं बताऊंगा कि उसका क्या हाल हुआ है। आज संजीव चोपड़ा थे यहाँ के सचिव शुरू 2002-2003 में, और उन्होंने तमाम फल पट्टियों को प्राइवेट हैंड में दिया और वो प्राइवेट हैंड नहीं कर पाए। और वो फल पट्टियां, आज इतनी निकम्मी सरकार है हमारी कि वो फल पट्टियां बांझा पड़ गई हैं। मैडम, हमारा मसूरी के ऊपर आलू फार्म था, विश्वविख्यात आलू फार्म, वो वीरान पड़ गया। अभी कभी आप डिबेट में किसी हॉर्टिकल्चर के अधिकारी को लाना, वो बताएगा कि किस तरह से हमारे पूरे भगवान हमारी पूरा बर्बाद कर दिया। कर्नाताल में बहुत बड़ी फल पट्टी थी हमारी, अभी भी फल पट्टी है, लेकिन इनको पूछो कि उसका क्या हाल हुआ। फल पट्टी वो अंग्रेज बनाएंगे हमारी फल पट्टी? हमारे वो यूएई वाले, दुबई वाले फल पट्टी बनाएंगे यहाँ? हमने बनानी थी, अब लेकिन हमको किनारे कर दिया गया है। हमारे मानव संसाधन कोई देख ही नहीं रहे, मालूम नहीं क्योंकि इनको चाहिए ये सीधा सीधा। ये प्रॉब्लम हो गई मैडम, भ्रष्टाचार ने हमें निगल लिया है बदमाशुर ने, हम कहीं के नहीं रह गए। आज हमारा पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया मैडम। ये औली को देखिए, ये औली अंग्रेजों को ला रहे कि औली में कंसल्टेंसी दो, हमने औली को साउथ एशियन गेम कराए मैडम। तब इस रोपवे को लेकर आप कुछ बता रहे थे, अडानी को लेकर? मैं ये अडानी को लेकर मैं ये बता रहा हूं कि जो 6 हमारी रोपवेज है वो अडानी जी को दे दी गई है। और उसके बाद वहां बात की जा रही है अंग्रेज में कि ये आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए पोमा कंपनी। अरे पोमा कंपनी तो उसका वो रोपवे लगाएगी। और हमारा जो इवन जो रोपवे देहरादून पुरगल गांव से मसूरी जा रहा है मैडम, वहां 84 पहाड़ी परिवार बाहर फेंक दी गई रोड में। अभी 2 साल से उनको जमीन तक नहीं दी गई मैडम, जहां पे लैंड करेगी ट्रॉली। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर भी क्या रोजगार लगेंगे तो ऐसा ही होगा, लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, 2-2 साल तक उनको पैसा नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल। यशी जी देखिए, ये जो चैनल के ऊपर बैठकर झूठ परोसने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी और ये तमाम विपक्ष के नेता, ये उत्तराखंड को बदनाम करने का काम करते हैं। ये उत्तराखंड के सही मायनों में उत्तराखंड के शत्रु हैं। ये लोग नहीं चाहते कि उत्तराखंड में निवेश आए, ये लोग नहीं चाहते कि उत्तराखंड का विकास हो, ये लोग नहीं चाहते कि उत्तराखंड के युवाओं के हाथ में रोजगार हो। उत्तराखंड का जीडीपी है वो डबल हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते। ये लोग इस तरह का माहौल डेवलप करना चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी अशांति को देखकर जो निवेश अपने आप यहाँ से दौड़ जाए, ये लोग इस तरह का एक वातावरण बनाने का काम करते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर वाले कपलियाल जी, हाई ब्लड प्रेशर वाले कपलियाल जी कभी अपने उत्तराखंड के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजरिया, उत्तराखंड के लिए कभी पॉजिटिव नजरिया भी रखिए। यशी जी अभी जो मसूरी रोपवे की बात हम लोग कर रहे हैं, मसूरी रोपवे बनने से मैं सोचता हूँ कितना टूरिज्म बढ़ेगा। इससे सही सीधा लाभ किसको होगा? वो कह रहे हैं कि ये अडानी को दे दिया गया है। अडानी को गए हैं जीविका टूरिज्म। संजीव जी, इस पर भी तो हाँ या ना का जवाब दे दीजिए कि 6 रोपवे अडानी जी को दे दिए गए हैं। यशी जी इनको तो सोते जागते उठते बैठते एक ही नाम याद रहता है। सोते बैठते उठते जागते एक ही नाम याद रहता है। ये उससे कहीं बाहर निकलते ही नहीं। मुझे लगता है रात को सोते सोते भी यही सब कुछ जपते होंगे। बात इस समय हो रही है कि हमने स्टेट का डेवलपमेंट करना है। जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे जिसमें 5-6 घंटे जो दिल्ली से देहरादून लगते थे और आने वाले समय में 2 से 2.5 घंटे इस पे लगने वाले हैं। 2 से 2.5 घंटे इसमें दिल्ली से देहरादून में लगने वाले हैं। जवाब तो वैसे ही मिल गया ना, अभी अब हां ना की जरूरत ही नहीं। और जो लोग जो दिल्ली का और आसपास का जो एनसीआर का जो भी व्यापारी है, वो हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं अपना
उद्योग उत्तराखंड में स्थापित करूं, क्योंकि आवागमन के साधन सरल होने वाले हैं और मैं सोचता हूं हर चीज में लाभ मिलेगा। ये जो 465 फैक्ट्रियां आपने बंद कर दी हैं, अगर ये 465 भी आप शुरू कर दें तो निवेश बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं। तभी रोजगार लोगों को मिल 465 फैक्ट्रियां जो आपकी बंद हैं, अगर आप उन्हें एक सेकंड हेमा जी, उनको अगर चालू कर दें तो जरूरत ही नहीं है आपको बाहर से निवेश लाने की। यशी जी, हाँ यशी जी, देखिए उत्तराखंड में जितने भी उद्योग हैं लगातार फल फूल रहे हैं। ये लोग इस तरह की बातें करके यहाँ के लिए एक नेगेटिव वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आप में राजनीतिक दलों के साथ साथ एक जरा कॉमन व्यक्ति भी बैठाना शुरू करूँ, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। सरासर वो झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। चले ठीक है, चले ठीक है। झूठ और सच जो है देखिए सामने आएगा वो तो संजीव जी। अब चूंकि वक्त की कमी है, चर्चा को हम फिर कभी इस पर आगे बात करेंगे कि ये जो 465 फैक्ट्रियां, इनको और एक कॉमन व्यक्ति भी लेकर आएंगे जो राजनीतिक दलों का ना हो, ताकि ये आरोप प्रत्यारोप ना हो सके। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे धामी चले विदेश, अब आएगा उत्तराखंड में निवेश। जो इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर यूएई दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, और उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड आ पाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।